नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके बाद यह तय हो गया है कि सरकार की मंशा है कि गंभीर अपराधों में 18 के बदले 16 साल वयस्कता की उम्र मानी जाए। 16 दिसंबर को दिल्ली में दामिनी गैंगरेप के बाद इस संशोधन की जरूरत महसूस की जाने लगी थी, लेकिन अब संशोधन के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भी बहस की जानी है। आज बिग फाइट में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप बने रहिए। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट ए के जैन साहब, महिला अधिकारों की पैरवी करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी, मनोवैज्ञानिक मनस्वी गौतम जी और पूर्व एडीजी पीएन रछोया साहब इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। ऐसे वारदातें हुई हैं जहां पे जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किए हैं। पर इसके साथ साथ एक और तर्क भी है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर आगे कदम उठाने से पहले इसके सारे पहलुओं को अच्छी तरह से संज्ञान में लेने की जरूरत है। कभी भी कानून बनाते समय अपने मोटिवेशन एक की तरफ नहीं रख के आप कर सकते हैं, और इस केस में पूर्ण रूप से यही हुआ कि इसकी वजह से बनाया गया। अगर आप 16 साल के बच्चे को उस सजाओं और जुवेनाइल में हटा के जुवेनाइल नहीं मानते, 16 साल को जुवेनाइल मानने लगे हैं, 18 को मना कर दे, तो यदि कोई बच्चा ड्राइविंग सीख लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो क्या उसे आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देगा? तो आप उस पर भी छोड़ दीजिए कि ठीक है, आरटीओ को लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तो बना दे। जिस तरह से जुवेनाइल हीनस क्राइम कर रहे थे और उसका एक्ट लॉ का फायदा उठा के बच जा रहे थे, वो अब नहीं हो पाएगा। इस बिल के तहत 16 ईयर से ऊपर जो भी जुवेनाइल अगर रेप केसेस में इन्वॉल्व है तो उसको एडल्ट लॉ के तहत ट्राई किया जाएगा। इस बिल में साथ ही साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट और रैगिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है। एक तरह से जो जुवेनाइल इस कानून का फायदा उठा के बच रहे थे वो नहीं बच सकेंगे। हालांकि एक पॉइंट जो है इसमें थोड़ा सा सही नहीं है। इसमें बिल में मेंशन किया गया है कि अगर जुवेनाइल को कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी नहीं दी जाएगी। ये बिल जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पावर दे रहा है कि वो असेस कर सकता है कि ये जो जुवेनाइल का केस उसके सामने है वो क्या एडल्ट लॉ के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत किया जाए। और अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि ये क्राइम जो है इस तरह का है कि इसको जुवेनाइल जस्टिस लॉ के तहत नहीं ट्राई होना चाहिए बल्कि इसको इंडियन पीनल कोड के तहत होना चाहिए, तो वो उसको एडल्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। ये पावर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दी गई है। बड़ी राय हमारे सामने आ चुकी है कि इस प्रस्ताव के मसौदे को जब कैबिनेट में मंजूरी मिली तो उसके बाद किस तरह की रिएक्शंस थे। हमारे एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। रछोया साहब, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या ये सब सही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी चीज़, ये अभी तक का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें एज का फैक्टर 18 साल है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, मानसिक जो उत्थान हो रहा है, वैसे वैसे हर व्यक्ति के अंदर 16 साल के अंदर भी काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है। अब मैच्योरिटी जब आ रही है तो उसको एक्ट के कानून के तहत लाना बहुत ज़रूरी है। इससे सोसाइटी एक तो रेगुलेट होगी, समाज के अंदर अपराधों की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है जुवेनाइल्स के बीच में, और जो कवच कानून का दिया गया है वो जो है कवच 18 के बदले 16 साल हो जाएगा। एक तो एज का फैक्टर है। दूसरा, जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, आप मानते हैं अपराध कम होंगे महिलाओं के प्रति जिस तरह के मामलों को गौर करके ये कानून लाया जा रहा है? बिल्कुल कम होंगे। निशा जी, आपकी क्या राय है? क्या अपराध घटेंगे इससे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई, क्योंकि ये कानून अपने आप में विवादास्पद भी है। अभी आज ही चूंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ है, कल कैबिनेट ने पास किया है, अभी इसके अंदर बहुत सारे पहलू निकल के सामने आएंगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया है,
क्योंकि बच्चों को बच्चा नहीं रहने दिया इस कानून ने। 15, 16 साल, 17 साल कोई बच्चों की उम्र नहीं होती है। बेशक कभी कभी बहुत गंभीर प्रवृत्ति के अपराध बच्चों के माध्यम से होते हैं, तो उनको सुधारने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और इस तरह के प्रावधान भी किए गए जेजे एक्ट के तहत। अभी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को कम से कम बच्चा रहने दिया जाता, और इतना कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इसको 16 नहीं दिसंबर 2012 को जो कुछ देश ने देखा, दिल्ली में जो कुछ हुआ, एक किशोर था, 17 साल का एक आरोपी था, जघन्य अपराध की श्रेणी में उसके कृत्य को रखा गया। आपको नहीं लगता कि फिर वहां पर ठोस फैसले लिए जाने चाहिए थे, और उसी मामले को गौर करते हुए ये तस्वीर सामने आई है? मैं गंभीर अपराधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ बच्चों को बच्चा नहीं रहने दिया है। इसमें जब इसको पढ़ेंगे कानून को, तो आप देखेंगे कि इस ड्राफ्ट के अंदर कितना कॉम्प्लिकेटेड एक हर धारा को इसमें डिस्कस कर दिया गया है। इसमें जेजे एक्ट और बच्चों का जो पोस्को एक्ट है वो सारे ही डिस्कस होंगे। फिर वो बोर्ड कौन सा होगा, कहीं वो बोर्ड के मेंबर्स एक मजिस्ट्रेट को छोड़ के बाकी जो होंगे, जिस तरह से अभी CWC का ढांचा हम देख रहे हैं, कहीं दारू का ठेकेदार उसका मेंबर बना हुआ है, कहीं पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उसमें बना हुआ है। अगर इस तरह की नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट होंगे तो वो बोर्ड कितना प्रभावी होगा। मैं उन खतरों की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उससे ये चीजें जरूर प्रभावित होंगी। कितना न्याय मिलेगा वो बात की बात। ये संशोधन हो सकते हैं, तो फिर क्या ये पहल को ठीक मानेंगे आप? बेशक अगर गंभीर प्रकृति के अपराध में कोई बच्चा इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पे उस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए। मनस्वी, मैं पहले आपके पास आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस मैच्योरिटी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल की जिसकी बात करते हैं, क्या अब वो दौर आ गया है कि 18 साल के बच्चे की जो मैच्योरिटी है उसको 16 साल के बराबर आंका जा सके? देखिए, अगर हम गौर करें तो किस प्रकार से हमारी यहाँ पर सोच में बदलाव आया है पिछले, मैं कहूँगा 30 वर्षों में। पहले आपके यहाँ पे वयस्कता की उम्र 21 वर्ष थी, जो बाद में घटा के 18 साल कर दी गई। उस समय भी इसी प्रकार के विचार उठे थे कि क्या व्यक्ति अचानक से वयस्क हो गया है। तब हमने इस बात को समझा था कि जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं सामाजिक, उसके मनोवृत्ति पे परिवर्तन अपने आप आने लाजमी हैं, और मनोवृत्ति के परिवर्तनों की वजह से जो रासायनिक परिवर्तन शरीर में होते हैं, जो एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आज वास्तव में एक व्यक्ति जल्दी वयस्क हो रहा है। तो जब मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, व्यक्ति एक्सपोज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा नई नई तकनीकों से, उसकी वजह से वो जल्दी इवॉल्व और डेवलप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिवर्तन को भांप करके और उसके हिसाब से कार्य करना एक अच्छी पहल होती है जी। अब जहाँ तक बात इसमें कई प्रश्नों की आई, कई अपनी चर्चा देख रहे हैं कि क्या इसमें स्टेप्स लिए हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे अगर बोर्ड का गठन हो रहा है, बोर्ड उसके बारे में एक चर्चा कर रहा है, उसके बाद उसकी श्रेणी निर्धारित कर रहा है, ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग हमेशा फिक्स्ड से डायनेमिक प्रोसेस हमेशा बेटर होता है, स्टैटिक प्रोसेस से डायनेमिक प्रोसेस हमेशा बेटर है। वो हमेशा ये अपने आप निर्धारित कर सकता है कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि क्या ये वास्तविकता में उसकी मनोवृत्ति का ही परिणाम है या अन्य कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सुधार, फैलेसीज हर चीज़ में होती हैं, प्रॉब्लम्स हर एक में आएंगे। पहली सोच क्या कहती है आपकी? पहली सोच मेरी कहती है कि ये एक वाकई में सकारात्मक रवैया है। आप अगर देखें तो अगर सर्टिफिकेशंस अपन देखते हैं यूजुअली मूवीज़ के, मैं आपको कहूँ जैसे पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुकरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम उनसे सीखते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे यू कैटेगरी का अपना एक सर्टिफिकेशन होता है, फिट फॉर व्यूइंग फॉर 12 ईयर्स ऑफ एज एक अलग सर्टिफिकेशन होता है, फॉर 15 ईयर्स ऑफ एज सर्टिफिकेशन अलग होता है, 18 ईयर्स एंड अबव का सर्टिफिकेशन अलग होता है। तो हम ये जानते हैं कि बच्चों की मानसिकता में उम्र के साथ में परिवर्तन आता है, तो किस उम्र के लिए क्या चीज़ जस्टिफाइबल है नहीं है, उसका तय होना हमेशा से अच्छा रहा है। अब हम अगर उस चीज़ को भांप के समझ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एक अच्छी चीज़ है। चलिए जैन साहब, मैं आपके पास आऊँगा। अब आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है कि वो पहलू ऐसे हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए इस पूरे मामले। निशा जी ने कुछ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्या यही मुद्दे हैं या फिर कुछ अलग बातें हैं इसमें जिन पर गौर किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो जुवेनाइल जस्टिस जो हम संशोधन की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में एक संशोधन का लॉ नहीं है, बल्कि पुराने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत
जो कि 2000 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसमें अमेंडमेंट 2006 में किए गए, 2010 में किए गए, उसको पूर्णतः रिपील कर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन 2014 के नाम से नया कानून बनाया जा रहा है, जिसमें 111 प्रावधान रखे। पर इससे पहले हमें जुवेनाइल और चिल्ड्रंस के बैकग्राउंड में जाना होगा। सबसे पहले चिल्ड्रंस एक्ट लागू होता था और चिल्ड्रंस एक्ट में जो बच्चों की उम्र थी वो 12 वर्ष रखी गई थी। 12 वर्ष के ऊपर को आईपीसी में भी ये माना गया था कि 12 वर्ष से ऊपर का जो अपराधी है वो नॉर्मल अपराधी है, और वर्षों तक ये उम्र 12 वर्ष रही है जी। वर्ष 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सबसे पहले लाया गया, और जिसमें यह रखा गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कि जुवेनाइल की उम्र 16 वर्ष रहेगी। लंबे समय तक जुवेनाइल्स की जो उम्र है वो 16 वर्ष मानी गई। 2006 में और उसके बाद 2010 में इसमें संशोधन किए गए, और ये संशोधन कर ये उम्र 18 वर्ष की गई। ये 18 वर्ष इसलिए की गई कि ज़्यादातर पश्चिमी देशों में जुवेनाइल्स की उम्र 18 वर्ष थी। तो इसके प्रकार हम जाने कि यहाँ तक 2006 तक तो जो जुवेनाइल्स थे उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। 18 वर्ष 16 से जो 18 वर्ष उम्र की तो कुछ नया नहीं और आपके हिसाब से 2006 के बाद की गई है। अब उसके बाद जैसे ही जो फिगर्स आए, फिगर्स वो ये बताते हैं कि बच्चों की उम्र, जो जुवेनाइल की उम्र 16 वर्ष से 18 वर्ष करने के बाद जो इस कैटेगरी जो अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बढ़े उसमें 13% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल। परंतु उस 13% के अपराधों की, वो जनरल अपराधों की वृद्धि तो 13% हुई, पर जो रेप के अपराध थे वो 65% बढ़े, और जो वुमेन की आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले थे वो 73% बढ़े। एक बड़ा फासला इसमें आ गया। चलिए वो पहलू क्या है उन पे मैं फिर आपके पास आऊंगा। भरतपुर से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, प्रताप सिंह जी। बताएं प्रताप जी, क्या सवाल है आपका? सवाल यही है सर, वो जो उम्र पे चर्चा चल रही है आपके यहाँ जी, इस पे उम्र में इन पे 60-70 वालों पे लगाना चाहिए जो ऊपर बैठे जी, और वही करते हैं सब अपराध की ये लीला जी। दूसरे जहाँ रोकना चाहते हैं अपराधों को उस पे तो काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये जी, बैन लगना चाहिए दारू फैक्ट्रियों पे। निश्चित तौर पर इस पे बात करेंगे। प्रताप सिंह जी, शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। खैर, ये जो जुवेनाइल एक्ट है, जे एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसमें कुछ पहलू हैं जिनकी कमियां बताई गई हैं। अगर इन पर काम नहीं किया गया तो ये जो संशोधन है, कहा जाता है कि इतना मजबूती से नहीं आ पाएगा। जिस इंसाफ को पीड़ित को दिलाने की बात कही जा रही है वो शायद ना मिल पाएगा, उसमें डिले हो। अब इसमें जो संशोधन किया गया है वो संशोधन धारा 14 में किया गया है, और इसमें 2 कैटेगरी के अपराध डाले गए हैं। पहला अपराध धारा 302 जो हत्या है, और साथ में बलात्कार के मामले, उसके मामले में, और दूसरी कैटेगरी बनाई है किडनैपिंग, एब्डक्शन, जो ये फोर्स लेबर, ह्यूमन राइट्स में 307 में 307 का अपराध है, और ये जो और छेड़छाड़ के अपराध हैं, इन 2 कैटेगरी बनाई है। परंतु इसमें जुवेनाइल की उम्र 18 वर्ष से 16 वर्ष नहीं की गई है। एक जो जनरल भ्रांति बन गई कि इन अपराधों में करी गई है, यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उस पर ये छोड़ा गया है कि वो जो रेप के मामले या 302 के मामले या एसिड बर्न, आखिरी फैसला बोर्ड पर होगा। वो ट्रायल उस बोर्ड में चले अथवा वो रेगुलर कोर्ट में चले, ये बोर्ड तय करेगा। और उसमें उन्होंने जो पैरामीटर फिक्स किए हैं वो ये किए हैं कि जो रेप के मामले हैं या एसिड थ्रो के मामले हैं 300, उसमें ये देखा जाएगा कि ये क्या पहले से सोचा समझा अपराध था, और जो परिस्थितियां कैसी थी, जिस परिस्थितियों में ये अपराध हुआ, अचानक हुआ या एक प्लानिंग के तहत किया गया, इसका आसपास का कंडक्ट ऐसा था। जो लूट, डकैती वगैरह और के जो दूसरी कैटेगरी के अपराध हैं, हत्या के प्रयास के, उसमें एक चीज और जोड़ी गई कि इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या रहा है मामले, और उसके बाद ये बोर्ड तय करेगा कि ये बोर्ड इस मामले को देखे या इसको रेगुलर कोर्ट में भेजा जाए। क्योंकि जो बोर्ड है उसको कोर्ट नहीं कहा गया, बल्कि बोर्ड किया गया उसको 3 साल तक के लिए सिर्फ चिल्ड्रन होम में या जो स्पेशल होम है वहाँ रखने की, जैसा कि दामिनी के केस में अभी देखने को मिल रहा है। तो ये जो केस की नेचर देखने के बाद, और साथ ही उस एक्यूज जो किया है उसकी नेचर देखने के बाद बोर्ड तय करेगा कि इसका, पर उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन रेगुलर कोर्ट्स पे ये लगा दिया गया कि वो फांसी और या आजीवन कारावास की सजा इन मामलों में भी, चाहे वो हत्या का मामला हो चाहे रेप का मामला हो, नहीं वहां गुंजाइश छोड़ दी गई है। नहीं, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, क्योंकि जो धारा 302 का अपराध है उसमें सजा ही सिर्फ आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है,
तीसरी सजा ही नहीं दी जा सकती, तो फिर मृत्यु आप आजीवन कारावास से कम सजा कैसे दी जाएगी? 376D में जो आया उसमें भी लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया गया, फिर उससे कम सजा कैसे दे दी जाएगी? एसिड बर्न में कम सजा कैसे दे दी जाएगी? तो कई सारी इसमें। फिर सेकंड, बोर्ड के पास क्या पैरामीटर है? क्योंकि बोर्ड में एक तो जुडिशियल ऑफिसर है और 2 आदमी वो हैं जो नॉमिनेटेड हैं, सो कॉल्ड सोशल वर्कर है। तो उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उसके बाद जिन लोगों को बचाना होगा पॉलिटिकल प्रेशर्स में, उनके मामले तो बोर्ड में रख लिए जाएंगे और जिनसे किसी प्रकार की रंजिश नाराजगी होगी उनको रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन, इसमें बड़े जो अपराधी होंगे मतलब वो भी बच सकते हैं। संसद में हो सकता है कि इस पर बहस और ये मामला अटक सकता है। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप बने रहिए, चर्चा जारी। 16 वर्ष का आदमी कोई अपराध करेगा उसमें काफ़ी सूझबूझ आ जाती है, काफ़ी समझने लग जाता है और उसको ज्ञान भी हो जाता है कि कैसे गंभीर अपराध की सज़ा क्या है। अगर कोई गंभीर अपराध करेगा तो पहले सज़ा के बारे में सोचेगा, तो इससे क्या है कि वो करने से रुकेगा। इससे जो है क्या है कि समाज पे भी जो है क्या है कि जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो उसका भी जो है अच्छा असर पड़ेगा। इससे समाज में भी जागृति आएगी इन सारी चीज़ों से, बशर्ते कि कोई गलत जो है क्या है कि फंसाए नहीं भाई किसी को। बिल्कुल पास होगा, संसद में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होगा, क्योंकि सभी इसके समर्थन में हैं। कोई नहीं चाहता कि ऐसा एक्ट पारित नहीं हो, क्योंकि 16 साल सीमा करना बहुत ही अच्छा है। 18 साल तक के बच्चे तो पूरे मैच्योर हो जाते हैं। जो एक हम उसको देश भावना से लिए अपराध करते हैं और पूरा ज्ञान रहता है कि हमारे जुवेनाइल में हमको फ़ायदा मिलेगा। इससे महिलाओं को कोई राहत नहीं होना है। जो कानून एडल्ट्स को नहीं डरा पाता, उनको डिटर नहीं कर पा रहा, वो जुवेनाइल्स को कहां से डिटर कर लेगा उनको एडल्ट बता करके। जुवेनाइल्स की मानसिक क्षमता जो है वो वेल रिकॉर्डेड है साइंटिफिकली कि वो रीजन करने की जो क्षमता होती है, आपके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस समझने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है और इसके चलते वो कई चीजें कर बैठते हैं जो कि एडल्ट्स के इन्फ्लुएंस में कर बैठते हैं। जिस तरह से हीनियस क्राइम के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बिलो 18 इयर्स, वो मामला सीरियस है, गंभीर है और इस पर बहस करके पार्लियामेंट को कोई कदम उठाना चाहिए। बहुत ही जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें जो है जो अपराधी है उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने थप्पड़ मार दिया या चाकू मार दिया। मर्डर और रेप ये 2 ऐसे क्राइम है जिनमें कि उनको वही सजा होनी चाहिए जो सारे अपराधियों को होती है, जो कि बालिगों को होती है। और जुर्म पर कोई उम्र नहीं, आज हमारा बिग फाइट में ये इशू है। इससे जुड़ा सवाल है कि क्या 16 साल के बलात्कारियों पर कड़े फैसले लेने की में छूट से दुष्कर्म रुक जाएंगे। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कुचामन से एक कॉलर हैं भीम सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। भीम सिंह जी बताएं क्या सवाल है आपका। साहब नमस्कार। फर्स्ट इंडिया को कांग्रेचुलेशन जो इस प्रकार के अच्छे कार्यक्रम दिखाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि अपराध जो बढ़ते हैं उसमें वंशानुगत प्रवृत्ति का भी प्रमुख स्थान रहता है और वंशानुगत के साथ साथ हमें बाल अपराध के जो जनक है मनोवैज्ञानिक जो सीजर लाम्ब्रोसो है उसकी बातों को भी हमें अपने व्यवहारिक जीवन में सर प्रयोग में लेना ही चाहिए। उनके बताए हुए जो मार्ग है, संदेश है, उनके मार्फत हमें सेमिनार है या ऐसे दिवस हमें अपने सामाजिक जीवन में लागू करने चाहिए जिससे कि बाल अपराध पर कंट्रोल हो सके। तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि सर ये जो माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी औलाद की आदतें क्या है, पूरी नजर रखनी पड़ेगी सर। बिल्कुल निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। अरुण सोनी जी श्रीगंगानगर से जुड़े, उनसे बात करें उससे पहले एक जिक्र किया इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को किस तरह से काबू किया जाए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मनस्वी? देखिए ऐसा है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं किशोरों की जो कि अभी वयस्क नहीं हुए हैं,
उनकी मानसिकता में इतना ज़्यादा अभी परिपक्वता नहीं आई है, फैसले लेने की क्षमता भी डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन इसके अंदर साथ ही साथ एक और चीज़ जो देखने मिलती है वो है पीयर प्रेशर, यानी कि अपने साथ में सहयोगियों और सहपाठियों को देख देख के उनके साथ बने रहने की होड़ में कई बार व्यक्ति कुछ कार्य करता है, या फिर टू प्रूव वन सेल्फ, अपने आप को साबित करने की कोशिश में ये लोग कुछ इस प्रकार किसी से प्रभावित होकर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो खुद फैसले लेने की क्षमता नहीं रखता। बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन, कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ किसी एक व्यक्ति के साथ में, और उस व्यक्ति के साथ में जिस प्रकार के कार्य वो व्यक्ति कर रहा है मैं वो कार्य करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो व्यक्ति ही सबसे बेस्ट है। अब वो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि चाहे वो कोई एक क्रिकेटर हो, चाहे वो व्यक्ति कोई एक्टर हो, चाहे वो व्यक्ति कोई और अन्य मूवी भी हो सकती है, टीवी सीरियल्स भी हो सकते हैं, कुछ तो भी हो अगर ऐसे में वो व्यक्ति उस कार्य में जो है, जो प्रोफेशन है उसमें तो अच्छा कर रहा है, पर उसके व्यक्तिगत जीवन में वो व्यक्ति कैसा है उसका अगर अंधाकरण ये बच्चे करते हैं तो फिर कई बार उससे विषमताएं इनमें अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, न सोचते हुए भी उस चीज़ को इम्बाइब कर लेते हैं। उस पर गौर किया जाना चाहिए। अरुण जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरा सवाल जैन साहब से है। क्या ये तो देखो प्रूव है, फैक्ट है कि टीवी और एक्शन मूवी देख के और वल्गरिटी के जो चैनल्स हैं, ये म्यूजिक हैं, इनको देख के किशोरों में अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति को प्रोवोक हो रहे हैं। क्या आप जैन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा करने से, ये बिल करने से क्या ऐसा कोई इन पे सेंसरशिप लगनी चाहिए? और दूसरा, निशा मैन से मेरा सवाल है कि जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है तो इसमें वुमन सेफ्टी वाले तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि महिला सुरक्षा आयोग भी बनना चाहिए जिसमें सिर्फ वुमेन्स की सेफ्टी के लिए मतलब कदम उठाए जाए। चलिए निशा जी आपसे शुरू करते हैं, इसके बाद क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वुमेन सेफ्टी के लिए तो हर स्टेट के अंदर आयोग भी बने हुए हैं और भी बॉडीज़ हैं, और बहुत सारे एक्टिविस्ट भी काम करते हैं। सरकारों, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, तो उनकी एजेंडे में, लेकिन वो क्या प्रभावी रूप से काम कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो डिफर करता है उस पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो किसी के प्रभाव में आके आपसे जुड़ा जो सवाल था उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे कोई भी प्रोग्राम या जो दिखाए जाते हैं, चाहे पेपर्स हों या हों, जो बच्चों को पोर्नोग्राफी या वल्गरिटी की ओर करते हैं, उसको पॉस्को एक्ट के तहत एक स्पेशली अपराध बनाया गया है। ये बात अलग है कि उसको लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो महिलाओं का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए भी अलग कानून बना हुआ है। हिंदुस्तान में कानूनों की कमी नहीं है, कानून लागू करने वालों की नियत और इच्छा शक्ति की सबसे शुरुआत में जिस तरह से कॉलर आए थे हमारे से जिक्र किया, के सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर देते हैं और जो अथॉरिटीज हैं वो अगर मामले उठते हैं तो एक्शन नहीं लेती। अदरवाइज वल्गरिटी के अगेंस्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग कानून बने हुए हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। चलिए रचोया साहब आपके पास आऊं, उससे पहले कॉलर नागौर से हैं गिरधारी सिंह जी। बताएं गिरधारी जी क्या सवाल है? गिरधारी सिंह जी आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन रचोया साहब, कानून बन जाते हैं लेकिन कानून के रास्ते भी निकल जाते हैं। जिस तरह से कुछ कमियां हैं इसमें जिन पर रास्ता निकाला जा सकता है, बच सकता है, इसमें पुलिस का एक बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए ये संशोधन लागू हो जाता है, उसके बाद क्या लगता है कि पुलिस के लेवल से कुछ कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए? देखिए, वास्तविक चीज़ क्या है, आज की तारीख में किसी भी घर में यदि किसी छोटी बच्ची टाइम सर नहीं आए, रात को 8 बजे तक आए, तो माँ बाप को नींद नहीं आती कि मेरी बच्ची, और वो उसको कह देते हैं बेटा टाइम सर आया कर। सोसाइटी के अंदर जो है इतना जो है हालात ख़राब होती जा रही हैं कि इस हालात को कंट्रोल करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि केवल मात्र नाबालिग ही अपराध करते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें बालिग और नाबालिग दोनों कर मिले होते हैं। इसलिए इस एक्ट में बोर्ड की जो बात कही गई है, आप अमेरिकन जो है सिस्टम जस्टिस का उठा के देखिए तो वहाँ पहले जूरी डिसाइड करता है। आप हर चीज़ को ये कहो कि ये बोर्ड के अंदर जो बैठेंगे वो राजनीतिक आधार पे किसी को मंशा तोड़ देंगे, फिर तो ये देश चल नहीं पाएगा। हमें सोसाइटी के अंदर कानून का इकबाल पैदा करना है, कानून की एक जो है लोगों में ये रिस्पेक्ट। उसके लिए क्या कुछ अलग एक्ट लाना पड़ेगा? ये एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, क्योंकि हालात ये है कि कानून का इकबाल बुलंद करने की बात आपने की। 16 साल की उम्र वाला बच्चा इजीली जो है 10वीं पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है। यदि आप 18 साल रखेंगे तो 18 साल वाला बच्चा BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होगा।
आज की तारीख में स्थिति समाज की बिल्कुल भिन्न होती जा रही है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का लाना ज़रूरी है। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके संशोधन आपके मुताबिक ठीक है। चलिए एक कॉलर है हमारे साथ कोटा से, विजेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका। संपर्क इनसे भी हमारा कट गया। जैन साहब, मैं अब आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिन लूपहोल्स की बात की जा रही है, इच्छा शक्ति की बात सामने आ जाती है, कई फैसले ऐसे हैं जो जे बोर्ड के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। देखिए, ये जो अमेंडमेंट था ना, ये एक ऐसा लगता है कि आधे मन से अमेंडमेंट किया गया जी। यहाँ पर उस टाइम एक डिमांड थी और ये था कि जो 16 साल से ऊपर के जुवेनाइल्स हैं, 16 से 18 के बीच की, अगर वो गंभीर अपराध जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डेकोइटी वगैरह करते हैं तो उनकी ट्रायल रेगुलर कोर्ट की तरह होनी चाहिए। अर्थात कुछ जो ग्रीवियस ऑफेंसेज हैं उनको आप जो वो उन लोगों को, उन 16 साल से ऊपर वालों को उस पर्पज के लिए जुवेनाइल नहीं माना जाना चाहिए। पर इसमें क्या लूप होल छोड़ा गया है कि 16 से 18 के बीच के व्यक्ति ने यदि गंभीर अपराध किया, अगर ऑर्डिनरी अपराध किया जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो उसके लिए वही होगा, जुवेनाइल बोर्ड ही उसके लिए तय करेगा, जहाँ मैक्सिमम 3 वर्ष तक उसको स्पेशल होम में रखने का प्रावधान है। इसके अलावा और कोई प्रावधान नहीं है। पर अगर गंभीर अपराध 16 से 18 साल के बच्चों ने किया, रेप का, मर्डर का, डेकोइटी का, एसिड थ्रोइंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तब आप ये वो बोर्ड उसके बारे में 3 साल वाला प्रोविजन तय करे या उसको अधिक सजा देने वाला प्रावधान में उसकी ट्रायल हो, ये तय किया जाएगा जुवेनाइल बोर्ड द्वारा, खुद द्वारा। और उसके जो सर्कमस्टेंसेस, ऐसे मामलों में क्या इंसाफ मिल पाएगा, इसकी गारंटी होगी? इसकी गारंटी ही डाउटफुल है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये स्पेसिफिक लॉ हो जाता है कि इतने गंभीर अपराध में अगर 16 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति इंक्लूड है तो उसकी ट्रायल रेगुलर कोर्ट में की जाएगी, और फिर रेगुलर कोर्ट पे ये छोड़ दिया जाता कि वो सजा देते वक्त इस चीज को देखें कि भाई इनको डेथ और इसकी सजा नहीं दें और बल्कि सजा दें तो ज्यादा बेहतर होता है। कठिन कारोबार जिसको डबल इंक्वायरी का मेथड छोड़ा गया कि पहले तो ये तय करें कि अब ये सर्कमस्टांसेज, मिटिगेटिंग कम करने वाले सर्कमस्टांसेज हैं, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। इसका उसकी नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ये कैसे तय किया जाए, इस विषय में कोई नहीं बनाया तो इसमें लूपहोल्स इन लेवल पे हो सकते हैं। पहला पुलिस की तफ्तीश के स्तर पर, फिर उसके बाद चार्जशीट पर तफ्तीश के लेवल पे कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। यहाँ जो कुछ भी लूपहोल्स छोड़े गए 16 से 18 वर्ष के बच्चों के गंभीर अपराधों के मामलों में, वो बोर्ड के लेवल पर छोड़े गए, क्योंकि पुलिस को तो सिर्फ ये देखना है कि अपराध किया है और उम्र 16 वर्ष है या 16 से 18 रिकॉर्ड की जांच बोर्ड के हाथ, ये जांच किससे करवाई जाएगी, ये भी चुप है इस मामले में लेके। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए नागौर से गिरधारी जी जुड़े, बताएं गिरधारी जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये सर, ये जो 16 साल उम्र की बात चल रही है जी, ये 16 साल ही करना चाहिए जी, क्यों? तो उसमें ये सर कि ये जो टीवी पर और उस पर जो ये अश्लील और प्रोग्राम आते हैं, ये बच्चों पर इफेक्ट, पहले सेंसर हुआ करता था फिल्मों में और आजकल इस पर रोक हट गई है। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं टीवी जो मीडिया है वो एक जरिया है जो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, मानसिक जो मनोदशा है उसमें कहीं बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल साहब, इसका टीवी का और इसका बहुत इफेक्ट है, टीवी और मोबाइल का। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। यहाँ ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर बात करेंगे। मनस्वी हमारे साथ है कि क्या जो इन्फ्लुएंस है वो टीवी के जरिए ज्यादा हो सकता है, इसको लेकर क्या किया जा सकता है। बने रहिए, ब्रेक का वक्त। जो भी जुर्म होता है उसमें कोई तरह की एज का फाउंडेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज जुर्म होता है वो 14 साल का भी करता है, 16 साल का भी करता है, तो सबके लिए जो सजा होती है वो सारी एक तरह की होनी चाहिए, जिसमें क्या है कि सबको न्याय मिल सके। जो क्राइम है तो वो तो क्राइम ही रहेगा, चाहे उसमें चाहे 16 साल का हो, चाहे 18 हो, चाहे उम्र की तरीके में उम्र नहीं है उसके, क्राइम तो क्राइम ही रहेगा। जघन्य अपराध में किशोर न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी, जो बच्चा, जिसको अपन बच्चा मानते हैं, अगर वो अपराध करता है तो वो अपराधी की श्रेणी में आता है, उसका मानसिक विकास पूरा हो चुका होता है और वो उसको न्यायालय में आम आदमी की तरह ट्रीट करना, आम अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसमें उसकी वो छूट नहीं मिलनी चाहिए।